नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने जा रहे हैं, जी हां, थ्योरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो आया था जिसमें हम प्रकाश एवं प्रकाश की वेव एंड ऑप्टिक्स जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थ्योरी करने जा रहे हैं। थ्योरी दैट मीन्स जो भी चैप्टर के लास्ट में आंसर के साथ जो दिए रहते हैं जितने सॉल्यूशन वो सारे को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। जिसमें हमने क्या किया, अभी तक 2 वीडियो आ चुका है आपको। उस वीडियो में हमने पहले प्रीवियस ईयर PYQs 41 क्वेश्चन को हमने क्या किया था, एक वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर देखा था। दूसरे वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखा था, मॉडल क्वेश्चन देखा था जो आ सकता है एग्जाम में नेक्स्ट ईयर में। अब क्या हम देख रहे हैं, पहला वीडियो जो उसके बाद थर्ड वीडियो आया उसमें हमने क्या देखा, तो वही 41 क्वेश्चन का सारे थ्योरी को हमने देखा। ओके, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 2 जो वीडियो आया था उसका 50 क्वेश्चन का थ्योरी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं भी है और जो आसकत में है, थोड़ा सा मतलब बुक होते हुए भी नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ठीक है कि वीडियो के माध्यम से सेम सारी बातें मैं अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूं ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सके एग्ज़ाम में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक सीट तो इस बार हर हाल में कन्फर्म करना ही करना है। तो माइंड में इतनी बात रखेंगे। एक बात और बता दूं, ये जो PDF जो मैं अभी करा रहा हूँ और जितने भी PDF अगर आपको चाहिए उसके लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं directstudy.com। यहाँ लिखा गया, इस तरीका के सर्च कर लीजिए, ऐसा लोगो दिखेगा, वही वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और आज से नहीं, अगर मैं बात करूं दोस्त, 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन से हूं। तो एक अच्छा खासा लंबा समय रहा है, एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग कराने का, तो मैं अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूं। साथ में मैं आज खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि मैंने कैसे जॉब लिया और आप कैसे क्या करें तो आपको जॉब मिलेगी। मेरे यहाँ से बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम्स में बहुत सारे टॉपर रहे हैं और साथ में यदि बात करूँ दोस्त तो हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट जॉब निकाला है। जी हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट में 100+ स्टूडेंट है जो जॉब निकाल चुके हैं। तो मुझे इस बात का भी अच्छे खासा एक्सपीरियंस है कि कैसे बच्चे जॉब लेते हैं। मैं खुद लिया हूँ और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को दिलाया हूँ। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे मॉडल क्वेश्चन से 1 नंबर से। यहाँ से देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा, लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले तक मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया था। ये पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर अभिसरित या अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से आया ऐसे पैरेलल, ये पैरेलल आया और यहाँ से ऐसे चला गया। इसमें आप देखेंगे यहाँ से आया और इधर चला गया। अब आपसे कोई पूछे ऐसे कैसे हुआ, पहला नंबर सवाल ये है कि ये जो यहाँ आया और इधर गया ये कभी संभव है ही नहीं। ये जो 2 नंबर में दिया गया है ये संभव कभी नहीं हो सकता। संभव यही हो सकता है कि पैरेलल आएगा वो फोकस से होकर जाएगी। ये जो इधर डायग्राम दिया गया है ये डायग्राम किस में लागू होता है, ये क्या उसको बोला जाता है, उत्तल दर्पण में लागू होता है। जी हाँ, मैं बताता हूँ अभी कैसे। उत्तल दर्पण ऐसे होता है, यहाँ आया और ऐसे चला जाता है। बात समझ में आई? ऐसे प्रकाश आया, ऐसे चला जाता है और बीच में इसको पीछे बढ़ाया जाता है, यहाँ पे फोकस बनता है उसको पीछे में। ठीक है, ये इमेज गलत यहाँ पे बनाया गया है। अगर इसको सही कह रहा है किताब तो ये गलत किया गया है। ठीक है, तो इसको माइंड में रखेंगे, ये गलत इमेज है। मैं बना के इसका सही दिखा दिया आपको, दर्पण उल्टा रहता। नेक्स्ट कंडीशन आप यहाँ से समझ ले, ये बहुत काम का है। ये अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अनुसार जैसे वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण में भी निगेटिव होती है। फोकस की दूरी इसमें निगेटिव होती है, इसमें पॉजिटिव होती है। क्यों होती है मैंने ऊपर इमेज में बता दिया आपको बनाकर। ये इमेज को नहीं माइंड में रखेंगे, बस यहाँ पे इमेज दर्पण को क्या कर दीजिए, सिर्फ आप उल्टा कर दीजिए। दर्पण उल्टा होगा तब ये जाके सही हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वस्तु हमेशा इस तरफ रहता है, दर्पण के इस तरफ रहता है, इसलिए निगेटिव होता है। ठीक है, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी इसका यहाँ पे है और उत्तल में इस तरफ में है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव है, सॉरी इसमें निगेटिव है और इसमें पॉजिटिव हो जाता है। प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो इसमें हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस दर्पण की बात करें, इस दर्पण में
तो इसमें हमेशा इमेज इस तरफ बनती है तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन इसमें इधर इमेज भी बनती है और इधर भी बनती है। इस अवतल दर्पण में क्या होता है ना कि जब फोकस और ये जो है ध्रुव पोल इसके बीच में वस्तु रहती है ना, तो इसका इमेज इस तरफ बनती है और वस्तु से बड़ा बनती है और काल्पनिक होती है। बात समझ में आया? फोकस और ध्रुव के बीच रहती है उस समय। इस यही कंडीशन की वजह से यहाँ लिखा गया, देख लीजिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिया गया है अवतल में, और इसमें सिर्फ पॉजिटिव दिया गया है। मुझे लगता है अच्छे से इतनी सारी बातें आपके माइंड में आ गई होंगी। आइए, ये सारी न्यूमेरिकल मैं कुछ बता चुका हूँ, जो नहीं बता चुका हूँ आप अच्छे से मिला के देख लेंगे। यहाँ आइए, इस पॉइंट पर फोकस कीजिए। अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव, अवतल लेंस है, आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। फिर से सुन लीजिए, अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया जो भी प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और छोटा होता है। यहाँ देखिएगा, अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। ये जो लाइट आ रही है अनंत से आ रही है, ये दोनों, यहाँ के बाद ये परावर्तित होकर इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। इन दोनों को जब बैक में मिलाया गया तो कहाँ मिला है? फोकस पे। और ये लिखने वाला ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ सी होता है, यहाँ सी होता है, ये 2F यहाँ लिखा था, ये जो है ना यहाँ पे लिखा था और F यहाँ लिखा था, ये गलत प्रिंट किया गया है। अब किताब पे मत जाइएगा, मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। ऐसा नहीं सोचिएगा यार किताब में दिया गया तो किताब वाला ही ज़्यादा संभावना है सही होने का। यहाँ सी रहता, वक्ता केंद्र रहता वहाँ पे। यहाँ का अवतल लेंस में जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो, जैसे यहाँ पे है, इस जगह पे, तो ये कहाँ पे है? जहाँ भी है तो इसका इमेज जो है फोकस के अंदर बन रहा है, यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है। ये बात भी पता है आपको, अवतल लेंस की हमेशा फोकस धनात्मक होती है। ये गलत फिर लिखा गया है। अवतल की फोकस ऋणात्मक होगी। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो देखिए, मैं दोनों आपके सामने बताता हूँ बनाकर। ये दर्पण आपने उत्तल बनाया, उत्तल में ऐसे आता है, ऐसे जाता है कोई भी प्रकाश। बात समझिएगा, अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा। यहाँ क्या बना? फोकस। तो ये किस साइड है? यहाँ से आप नोटिस कीजिए, ये दर्पण के बीच से मैं लाइन खींच दिया। ये वाई एक्सिस मान लीजिए और ये एक्स एक्सिस, तो इस तरफ में यहाँ आया तो पॉजिटिव हो गया ना। तो क्या हो गया? ये कौन सा लेंस है बताइए, इसका नाम जरा? उत्तल लेंस है। तो इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव। अब इसमें आइए, ये इमेज कुछ इस प्रकार का जाता है, इसमें ऐसे आया और ये ऐसे चला गया, ऐसे आया 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 ऐसे चला गया। इन सभी को जब पीछे में आप बढ़ाएंगे तो ये एक ही जगह पर जाके ऐसे ऐसे मिलेगा। और ये यहाँ पे क्या बनता है? फोकस। अब आप खुद हमें बताएं ये फोकस क्या है। यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ, आप लाइन को ध्यान दीजिएगा, मैं कलर बदल के लाइन खींच देता हूँ इस बार, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। गलत किताब में तो कैसे आखिर पकड़ेंगे आप? ये देखिए, अब यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, तो ये कहाँ है? निगेटिव पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ये फोकस धनात्मक होता है, तो ये गलत है, ऋणात्मक होता है। इस पे मैं कई को क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको। ये सब न्यूमेरिकल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी बना के मैं बताया था कैसे कैसे ये सब हो रहा है। पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक n है का न्यूनतम विचलन कोण n-1 है। प्रिज्म पर आपतित होने वाले किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को प्रकाश का विचलन कोण कहा जाता है। ये बात समझ में आया? प्रिज्म या कांच भी कहा जा सकता है, कभी कभी कांच भी इसको लिख देता है कि प्रिज्म पर आपतित होने वाली किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
इस परावर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को प्रकाश का विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण मान आपतन कोण, गौर से सुनिए, विचलन कोण का मान आपतन कोण प्रिज्म के पदार्थ, ताप तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। गौर से फिर सुनिए, ये बहुत काम की बात है। यह हमें पूछा जाता है कि विचलन कोण का मान क्या चीज़ पर निर्भर करता है। तो विचलन कोण का मान आपतन कोण पर, पहला प्रिज्म किस पदार्थ का बना है उस पर, गर्मी कितनी है, ताप, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस, फिर से सुन लीजिए आगे, एक कांच का गुटका, एक उत्तल लेंस, एक कांच का गुटका, कांच का प्रिज्म एवं एक गोलाकार ठोस गेंद एक ही पारदर्शी पदार्थ से बना है। वर्ण विक्षेपण क्षमता चारों में होगी। वर्ण विक्षेपण में प्रकाश को तोड़ना 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी रंगों में वियोजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा का, म्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेम्डा का होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होता है। फिर से सुन लीजिएगा, जितना अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अपवर्तक प्रकार के खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है। ये है अभिदृश्यक, ये देखिएगा बड़ा दिखेगा। खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है, ये सही है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट होती है, मतलब 1 होती है। विभेदन क्षमता एक उपकरण या आँख की क्षमता है जो स्पष्ट रूप से दो वस्तु के बीच अंतर करने के लिए है, ठीक है, जो एक दूसरे के बहुत निकट में रखी हुई हो फिर भी अंतर समझना उसमें। मानव नेत्र दो वस्तुओं को 0.1 mm की दूरी तक पहचान सकती है, तो एक मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 0.1 mm है। रेले की मापदंड का प्रयोग करके आँख की विवर्तन सीमा की गणना की जा सकती है। रेले का मापदंड का प्रयोग करके आँख के विवर्तन सीमा की गणना की जाती है, मतलब कोणीय विभेदन मतलब होता है 1.22 λ/d। प्रकाशित पथ इक्वल टू होता है अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई। निर्वात या वायु माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा अनुसरण किए गए वास्तविक पथ एक प्रकाशीय पथ कहलाती है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कहीं से यहाँ से उठा के एक क्वेश्चन बना देगा नेक्स्ट एग्जाम में और आपको लगेगा कहाँ से आ गया। इसीलिए जो पुराने ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और जो मॉडल क्वेश्चन है वो सारे को अच्छे से समझना है। फॉर्मेट के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? फॉर्मेट के सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण एक निश्चित बिंदु से परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी संख्या द्वारा दूसरे निश्चित बिंदु तक जाती है तो प्रकाश की किरण अनुसरण किया गया कुल प्रकाशीय पथ स्थित होनी चाहिए। यह न तो न्यूनतम या अधिकतम होगा। समतल सतहों पर परावर्तन और अपवर्तन के लिए प्रकाश किरण द्वारा अनुसरण किया गया कुल प्रकाशीय पथ न्यूनतम होना चाहिए। वक्रीय सतहों पर परावर्तन और अपवर्तन के लिए प्रकाश किरण द्वारा अनुसरण किया गया कुल प्रकाशीय पथ अधिकतम होनी चाहिए। प्रकाश के 4 स्रोत दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक में एकल वर्णक लाल, नीला, हरा और पीला प्रकाश है। पीले प्रकाश के ये तो बता चुका था मैं। एक किरण पुंज के लिए दो माध्यम के अंतरा पृष्ठ पर किसी बिंदु आपतन कोण के लिए संगत अपवर्तन को 90 डिग्री है। यदि आपतन कोण को परिवर्तित किए बगैर पीले रंग के स्रोत को दूसरे प्रकाश स्रोत से बदल दिया जाए तो नीले प्रकाश के किरण पुंज में वर्ण जो कह रहा परिवर्तन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है।
आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। होता क्या है ना कि ये यहाँ आया और अगर ये ऐसे आ गया, ये 90 डिग्री यहाँ बीच में बना लेता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही अंदर मूव करते रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कांची संबंध के अनुसार तरंगधर जितना छोटा होगा अपवर्तनांक सूचकांक उतना अधिक होगा। अपवर्तनांक सूचकांक उतना ज़्यादा हो जाएगा। तरंगधर जितना छोटा अपवर्तनांक उतना अधिक होगा और परिणाम स्वरूप में क्या होगा, क्रांतिक कोण छोटा हो जाएगा। नीले रंग के लिए क्रांतिक कोण पीले रंग से कम है। ओके, क्रांतिक कोण सबसे कम है जो नीचे प्रकाश के किरण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सुविधा प्रदान करता है। जहाँ भी थ्योरी है सारे थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कोई नहीं जानता है। एक क्वेश्चन भी हम लोग मिस नहीं करना चाहते। यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा। यहाँ देखिए लिखा ना, उत्तल लेंस को क्या लिखा है यहाँ बताइए आप मेरे को। वो धनात्मक लिखा, वहाँ पे मैंने बताया था ना आपको पिक्चर बना के कि वहाँ गलत लिखा हुआ है, अवतल को लिखा हुआ है, अवतल लेंस को धनात्मक। यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा। अब फिर समतल सतह की ओर फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। अच्छा, यहाँ से तो थ्योरी खत्म हो गया। यहाँ फिर लिखा गया कि फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, द्वारा रेडियो तरंगों के परावर्तन से सम्मिलित परिघटना मरीचिका के समय वायु में होने वाले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समान होता है। मतलब यहाँ से प्रकाश गया जो आयनोस्फीयर में, ये मूव कर गया इसको, फिर एक एंगल के हिसाब से ये भी निकाला जा सकता है कितना दूरी है वगैरह वगैरह, इस तरह के आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयन मंडल पृथ्वी के लिए छतरी की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के किरणों को पुनः पृथ्वी पर भेज देता है, बाहर निकलने नहीं देता है। यहाँ क्या कह रहा है कि अवतल या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाले या निर्देशित किरण दर्पण के परावर्तन के बाद अवतल या उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है। बस सही है। कोई भी किरण कहीं से भी आप लीजिए, जैसे आप देख सकते हैं इस किरण को देखिए, फोकस से यहाँ पे आया है तो ये समानांतर हो गया। देखिए इस लाइन के समांतर हो गया ना, इस लाइन के समांतर है तो यस सर। अब यहाँ पे आइए, ये गलत दे दिया है, इसका एरो इधर गमे होगा, इसका एरो गलत दिया हुआ है, मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये सब मिस प्रिंट को समझिएगा, मैं समझाता चलूँगा। अब देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पे ऐसे आया और ये फोकस के डायरेक्शन में, देखिए नीचे यहाँ फोकस है और ये कहाँ चला गया, पैरेलल। यही बात कह रहा है, दोनों लेंस में सेम कंडीशन होता है। इसे पढ़ेंगे जरा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुकती है। यानी देखिए इसका रियल पथ ये था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन गया कहाँ से, यहाँ से। यानी आप देखेंगे इस जो अभिलंब है इसके करीब आ गया ना, अगर यहाँ से जाता तो क्या होता, दूरी रहता, लेकिन आ गया अभिलंब के पास, इसके बीच में डिस्टेंस कम गया। विरल से सघन का यह कहानी है, लेकिन उल्टा हो जाता है यहाँ पे। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपना पथ से दूर हट जाती है। उसको देखिए, ये रहा अभिलंब, इसको जाना यहाँ से चाहिए था लेकिन गया कहाँ से, यहाँ से। तो देखिए दूर भागा, तो ये क्या हो जाता है जब विरल माध्यम में आता है तब। यानी इसको क्या बोलते हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक यह है कि ऋणात्मक अपवर्तनांक वाले पदार्थ के लिए अपवर्तन के पश्चात निर्मित विचलन जो होता है D = I+R होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों। यहाँ न्यूमेरिकल का कुछ पॉइंट्स दिए गए, आप इसे देख लेंगे, मिला लेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच एक अदीप्त पट्टी होती है। फिर से सुनिए, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच में एक अदीप्त पट्टी होती है जिसे अलेक्जेंडर की अद्वित पट्टी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि इस प्रकार क्षेत्र में प्रकीर्णन प्रकाश में विनाशित व्यतिकरण होता है।
विनाशी व्यतिकरण होता है तथा सूर्य के आपतित प्रकाश के सापेक्ष किरणों द्वारा आँखों पर बनाया गया कोण 42 डिग्री और 50 डिग्री के बीच होता है। वायुमंडल में स्थित जल की बूंद द्वारा अपवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, यानी कि हर घटना वहाँ पे हो रहा होता है, वो जो बूंद होता है पानी का उसके द्वारा। प्राथमिक इंद्रधनुष की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे पहला पॉइंट है कि दो अपवर्तन एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन वर्ण विक्षेपण। सबसे भीतरी चाप बैंगनी एवं बाहरी लाल होता है, सबसे भीतरी बैंगनी और बाहरी लाल होता है। प्रेक्षक की आंख पर आंतरिक कोण 42 डिग्री होता है, अपेक्षाकृत अधिक चमकदार होता है। नेक्स्ट कह रहा है द्वितीयक इंद्रधनुष की विशेषता। सबसे पहला पॉइंट है दो परावर्तन एवं दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसे वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। सबसे भीतरी चाप लाल एवं बाहरी बैंगनी होता है, इसमें उल्टा हो गया। प्रेक्षक की आंख पर आंतरिक कोण 52.5 डिग्री होता है, कभी कभी 51, 50 भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपेक्षाकृत कम चमकदार होता है ये द्वितीयक वाला। इस टॉपिक को समझिए। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच तथा वायु के अंतरापृष्ठ पर आपतित परावर्तित होती है। कांच में वायु में निर्गत प्रकाश की किरण में पीला, नारंगी, लाल रंग है। तरंगधैर्य बढ़ने पर, गौर से सुनिए, तरंगधैर्य यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तरंगधैर्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घट जाता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि तरंगधैर्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घट जाता है, या कहेगा अपवर्तनांक बढ़ाने पर तरंगधैर्य घट जाता है, उल्टा होगा दोनों। नेक्स्ट है कि अतः तरंगधैर्य जो लेमडा से सूचित करते हैं, तरंगधैर्य लेमडा बढ़ने पर अपवर्तनांक n के घटने से क्रांतिक कोण भी बढ़ जाता है। अपवर्तनांक जैसे ही बढ़ेगा ना तो क्रांतिक कोण का मान क्या, तरंगधैर्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घटेगा और क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। फिर प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण प्रकाश के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के ठीक बराबर है, एकदम सही बात है। अतः पीले, नारंगी और लाल अर्थात वही तरंगधैर्य के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण आपतन कोण से बड़ा होगा, इसीलिए इन रंगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। अतः यह कांच और वायु अंतरापृष्ठ से निर्गत हो जाएंगे, पृष्ठ के पास से निकल जाएंगे, कहने का मतलब है। एक खोखला अवतल लेंस बहुत पतले पारदर्शी माध्यम का बना होता है। यह वायु अथवा क्रमशः N1 और N2 अपवर्तनांक वाले दो द्रव L1 और L2 से भरा जा सकता है। तो इस समय क्या होगा, ये N1 N2 जो होता है 1 से भरा होता है। यह लेंस प्रकाश के एक समानांतर किरण पुंज के अपसारी यानी डाइवर्ज करेगा। यदि L1 से भरकर L2 में रखा जाए, जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, तो लेंस के फोकस दूरी तो बढ़ जाती है, परंतु प्रकृति उसकी नहीं बदलती है। यदि लेंस का अपवर्तनांक N1 एवं द्रव का अपवर्तनांक N2 हो तो निम्नलिखित परिघटना होती है। पहला कह रहा है N1 बड़ा हो जाएगा N2 से, लेंस की प्रकृति अप्रभावित रहेगी इस कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है N1 बराबर हो जाएगा N2 के, लेंस समतल प्लेट जैसा व्यवहार करने लग जाएगा। इस समय क्या हो जाता है कि N2 ही बड़ा हो जाता है N1 से, तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा उत्तल की तरह व्यवहार करने लगेगा। मतलब अंडरस्टैंड किए होंगे आप। यहाँ पे आइए। एक श्वेत प्रकाश संकीर्ण किरण एवं अभिसारी लेंस से गुजरने के पश्चात, फिर से सुनिए, एक श्वेत प्रकाश है जो संकीर्ण किरण एक अभिसारी लेंस से गुजरने के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित होने से असफल होती है। यह दोष वर्णीय विपथन कहलाती है। किसी एक जगह पे नहीं आ पा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, दोष वर्णीय विपथन कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही जगह से आ रही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितना फोकस बनते चला जा रहा है। नेक्स्ट है, यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए लेंस का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। ये भी सही बात है। आपने व्हाइट प्रकाश यहाँ से डाला और अगर वो कई तरह के प्रकाश आपने डाला यहाँ से, तो वो क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन जाती है। कोई यहाँ कट रही है तो कोई यहाँ कट रही है, कोई यहाँ कट रही है, कोई यहाँ कट रही है, क्योंकि सारे प्रकाश का क्या है, अलग अलग अपवर्तनांक हो जाता है तरंगदैर्घ्य के कारण। वर्णीय विपथन स्वयं प्रिज्म प्रतिरूप प्रदर्शित करती है जिसमें विभिन्न रंग होते हैं। यह, गौर से सुनिएगा, फ्रिंज प्रतिरूप दीप्त
वह अद्वित दिखा देती है, क्योंकि वर्णीय विपथन से प्राप्त तरंगों को एक बिंदु पर फोकस नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य बदल रहा है। दोनों समतल कोणों के बीच कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, चूंकि परावर्तन कोण अपवर्तन माध्यम निर्भर नहीं करते। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परावर्तन कोण जो होता है परावर्तन माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए दोनों समतल कोणों द्वारा किया गया विचलन जो हो जाएगा वो 2π माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप, थीटा के जगह पर अगर आप वैल्यू डालते हैं 2π/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2π में से 1π आपका घटेगा तो पाई बचेगा, पाई का मतलब 180 डिग्री बनता है। ये न्यूमेरिकल को ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ, आप क्वेश्चन लिख कर उसके बाद करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। विकल्प से दोनों कथन हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से लाल रंग को समझाने में मदद करता है। पहला पॉइंट समझते हैं, क्षैतिज के निकट सूर्य से आने वाली प्रकाश, ओके, हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परत से गुजरता है, ओके, और पृथ्वी के वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करता है, ये भी सही बात है। क्षितिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटे तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश कणों द्वारा इधर उधर प्रकीर्णन हो जाती है, और हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, इसलिए लाल आ पाता है। माध्यम के अनुआपतित प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करते हैं, इसको सभी दिशाओं में उत्सर्जित भी कर देते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि वैज्ञानिक रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी S प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴। यहाँ पे कुछ और बातें जान लेते हैं कि प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं जानिए। जैसे पहला कह रहा है कि आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना, खतरनाक संकेत लाल रंग के बने होते हैं जिसके कारण सिग्नल्स जितने भी होते हैं लाल रंग के होते हैं, खतरा की चीज़ दूर से ही दिख जाए लाल रंग। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, एक पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजर रहा है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहा है। नीला रंग घटक सबसे अधिक झुक रहा है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलट। परस्पर झुकी दो अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी रंग में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देगा क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश के मौजूद विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये फॉर्मूला अभी मैंने देखा था रेलिंग के अनुसार या रेले के अनुसार कह सकते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें तो 1/, तरंगदैर्घ्य के पावर 4 यानी लैम्डा के पावर 4। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा, गौर से सुनिएगा, उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। वाह, वेरी गुड, बेहतरीन पॉइंट बना है। कितनी बार एग्जाम में देखने को मिला हुआ क्वेश्चन है ये कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा, तरंगदैर्घ्य घटा की प्रकीर्णन उसका अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो वह उसमें विद्यमान कणों को से टकराती भी है। माध्यम में कण होती है। इस प्रकार के इस घटना के कारण कुछ प्रकाश के किरणें अवशोषित हो जाती है उस कण के द्वारा, जबकि कुछ विशेष दिशाओं में बिखेर दी जाती है। इस प्रकार वर्ण का प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकीर्णित प्रकाश किरणों की तीव्रता निम्न पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है कणों का आकार पे, दूसरा तरंगदैर्घ्य पे। ये दोनों चीज़ पर है कि वो कण मतलब वो कण के द्वारा कितना मतलब फैलाया जाएगा। कण का आकार छोटा है, मीडियम है, बड़ा है, तरंगदैर्घ्य कम है, ज़्यादा है, अधिक है। प्रकीर्णन के उदाहरण, पहला कह रहा है समुद्र का रंग नीला दिखने का कारण है। नेक्स्ट है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देना, सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लाल दिखना आकाश का। यहाँ से एक चीज़ आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा देर पहले भी समझाया था, दर्पण में समझिए। u का मान निगेटिव लिया जाता है क्योंकि u कहाँ पे है, वस्तु इस तरफ में ये है या ये होगा, कोई भी एक वस्तु होगा। वस्तु ऊपर में रखा जाएगा यानी ये वस्तु है, तो इस तरफ में निगेटिव। फोकस भी कहाँ है, तो इसी तरफ इसका फोकस रहता है, तो निगेटिव है। इमेज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेके हम बना सकते हैं क्योंकि इमेज गारंटी नहीं है किधर बन रहा है, पीछे आगे कहीं भी बन सकता है, तो दोनों लिया जा सकता है। आंसर आएगा वहाँ से पकड़ में आ जाएगा कि किस तरफ में है। उसी तरह यहाँ भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी कई पॉइंट आप जान सकते हैं। वस्तु की दूरी आपसे पूछ देगा, उत्तल लेंस में क्या होता है तो निगेटिव होता है। फोकस दूरी क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, मैं बताया था कैसे।
प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा या निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, सॉल्व करने पर पता चल जाता है। यहाँ भी एक पॉइंट आप समझ लीजिए ज़रा, आवर्धन का मान ये नहीं, यहाँ है, आवर्धन का मान धनात्मक है, आवर्धन का मान यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और छोटा होगा। आवर्धन का मान क्या है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। छोटा होने का कारण तो यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि ये 1 से छोटा है ना, तो छोटा बनेगा। एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री का कोण आपतित होती है। किरण जल में 30 डिग्री से कम के कोण पर आपतित होगी और आपतित किरण के तल में स्थित होगी। वायु विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण जल सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी वायु से जल में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये सही बात भी है, क्योंकि वायु है विरल माध्यम में, यह सघन, सघन में जाने पर वो हमेशा क्या होती है, अभिलंब की तरफ आती है। देखिए इसका पथ ये था, लेकिन गया किधर में है, तो यहाँ में आ रहा है, यानी ये जो इतना बैक हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि सघन में आया है। इससे अपवर्तन कोण का मान घट जाता है। प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ये भी कई बार देख लिया पीछे क्वेश्चन में, तो ये सब चीज़ याद हो जानी चाहिए। अपवर्तन के निम्न नियम है। पहला कह रहा है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये बात सही है। नेक्स्ट है आपतन कोण का जया यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन का अनुपात जो है एक अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक की म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक आपतन कोण की जया और अपवर्तन यहाँ अपवर्तनांक नहीं लिखाएगा, अपवर्तन लिखाएगा। अपवर्तन कोण की जया का अनुपात होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता जाता है। जैसे म्यू आर रेड, म्यू वॉलेट, म्यू येलो, लाल, बैगनी और पीले रंग के अपवर्तनांक के मध्य अगर देखा जाए तो गौर से यहाँ देख लीजिए, वायलेट सबसे ज़्यादा, उससे येलो कम और रेड एकदम कम। प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक तरंगधर के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तरंगधर जैसे बढ़ेगा घटेगा उसका उल्टा होता रहेगा उसके अपवर्तन कोण के मान के बीच। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि जिन रंग का तरंगधर जितना कम होता है, फिर से सुन लीजिए, जिस रंग का तरंगधर जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक हो जाएगा। तरंगधर जैसे ही घटा अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक है तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों को प्रिज्म से गुजारने पर विभिन्न रंगों का विचलन तरंगधर के समानुपाती होता है। यह है विचलन और यह है तरंगधर, इसका समानुपाती होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर लाल रंग की चाल सर्वाधिक तथा बैगनी का न्यूनतम होगा। चाल की बात करें तो ऐसा, लेकिन विचलन की बात करें तो बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होगा, लाल एकदम कम विचलित होगा। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। सही बात है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वक्रता केंद्र, ये फोकस है और ये ध्रुव है यहाँ पे जहाँ से दर्पण पे गुजर रही है। सेम इसमें भी यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस है और ये ध्रुव है। अवतल या उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। देख सकते हैं मैंने पी के बारे में बताया, यहाँ भी पी रहता है, ये ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण जिन गोले का एक भाग है उसके केंद्र को अवतल या उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर इसको गोल आप करेंगे, इसको पूरा ऐसे गोल ले जाएंगे, बात समझ में आया, तो ये जो बनेगा उसका सेंटर बनेगा। अगर इस तरफ से यहाँ से ऐसे गोल पकड़ के करेंगे तो ये इसका सेंटर बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ये वक्रता केंद्र हुआ और ये ध्रुव हुआ, इसके बीच के ये जो डिस्टेंस है वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है, इसके बीच के दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधान अक्ष, ये जो बीच से लाइन गया है पूरा लंबा,
प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अवतल या उत्तल दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ से जाती है, तो मुख्य फोकस से जाती है। जो फोकस बना है कैसे बना है, तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले ऐसा कर चुके, एक्टिविटी एक बार और कर लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से कोई प्रकाश ऐसे सीधी आई, दर्पण पर पड़ी, दर्पण के बाद से कहाँ से जाएगी, तो फोकस से जाएगी। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ आएगी और ये ऐसे जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगी, इसी को पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से जाएगी। बात समझ में आ गया? यस सर। तो एक कंडीशन यहाँ बन जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट कर रहा है वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुने फोकस दूरी यानी 2f, r बराबर 2f बहुत बार जानते हैं हम लोग, क्लास 10th वगैरह में हम लोग ने खूब सारा इसको अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, परेशानी होने की, अब पढ़ लेते हैं और अब समझ लेते हैं। 10 क्वेश्चन और बचा है, अच्छे से कर लेते हैं। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन ही नहीं हो रहा है। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए धूल कण वगैरह का जरूरी है वहाँ होना। प्रकाश की प्रकीर्णन यानी एस से सूचित करते हैं। प्रकाश के तरंगधर चतुर्थांश घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन एस बराबर 1/, तरंगदैर्घ्य के पावर 4। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक हो जाता है। तरंगदैर्घ्य कमेगा, प्रकीर्णन तेज हो जाएगा। सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण लगाया जाता है। जब अंतरिक्ष में पृथ्वी पर कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृथ्वी की पृष्ठभूमि काली दिखाई देती है। एक सेकंड रुक जाइएगा। कह रहा है जब अंतरिक्ष में पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसका पृष्ठभूमि काली दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, अतः ऐसा कोई कण नहीं जो प्रकाश के बिखेर सके, इसीलिए कोई बिखराव नहीं हो पाता है। जैसे ही अंतरिक्ष यात्री आकाश में देखते हैं उन्हें अंतरिक्ष में निर्बाध दिखाई देती है। अंतरिक्ष यात्री की आंखों में कोई प्रकाश प्रवेश नहीं करता है और इसीलिए प्रकाश चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है, काला दिखता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो उसमें विद्यमान कणों से टकराती है। ये बात सही है। इस घटना के कारण कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाती है और कुछ चारों दिशा में फैला दी जाती है। इसे प्रकाश के प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। प्रकीर्णन प्रकाश किरणों की तीव्रता, कणों के आकार और, गौर से सुनिए, प्रकीर्णन क्या है कि प्रकाश की तीव्रता कणों के आकार और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कण और गैसें सूर्य के प्रकाश की दिशा में बिखेरते हैं। नीला प्रकाश किसी भी अन्य रंग की तुलना में अधिक बिखरती है यानी प्रकीर्णित होती है, क्योंकि यह छोटे तरंगदैर्घ्य का बना हुआ है, छोटे छोटे तरंगों के रूप में फैलता है। यही कारण है कि आकाश अधिक समय हमको नीले ही दिखता है। दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसमें लाल रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और नीला का सबसे कम। जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो माध्यम में मौजूद कण इसे बिखेरने की प्रवृत्ति रखती है। प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य की चौथी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है और चूंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंग के तुलना में अधिक होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है और इसका अधिकतम दूरी को देखा जा सकता है। इसीलिए सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन एस बराबर होता है 1/λ के पावर 4 यानी 1 तरंगदैर्घ्य के पावर 4। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो इस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और छोटा होगी। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, गौर से सुनिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक, आभासी या उल्टा या सीधा, छोटा बड़ा आकार बन सकता है। हर तरह के समान आकार का भी वस्तु का बनता है वक्रता केंद्र पर जब वस्तु हो। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, उत्तल का बात कर रहा है, आभासी, सीधा और छोटा होता है। ये माइंड में बैठा लीजिए। इसीलिए गाड़ी के पीछे देखने के लिए जो बना रहता है बैक मिरर के रूप में, उसमें क्या रहता है, अब आभासी, सीधा और छोटा बनता है, इसीलिए इसको प्रयोग किया जाता है उत्तल में। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है, +1 होती है समतल दर्पण की, क्योंकि उसमें बड़ा छोटा कुछ भी नहीं इमेज बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 और वस्तु की ऊंचाई h0 के अनुपात को आवर्धन के रूप में हम जानते हैं। आवर्धन m बराबर होता है h1/h0। इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, दूरी बटा वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं, -v/u। और यही क्या चीज़ में, लेंस में प्लस में हो जाता है, v/u हो जाता है। दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B के अपवर्तनांक n को बात करें तो 1 से ऊपर दर्शाया जाता है, यानी बड़ा दर्शाया जाता है।
जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, कई बार बता दिया गया। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल में जाती है तो प्रवेश करने के बाद वो किरण अभिलंब से दूर हट चली जाती है। प्रश्न के माध्यम से ए जो है विरल माध्यम है और माध्यम बी सघन माध्यम है, अर्थात बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से ज़्यादा होगा। बी म्यू ए, तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह के लिख सकते हैं, म्यू बी बाई म्यू ए 1 से बड़ा होगा, एन का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। एक इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। अपवर्तन के कारण तथा तात्पर्य है कि सूर्य का प्रकाश बहुवर्णीय होता है। जिस प्रकार प्रकाश में तरंगदैर्घ्य की एक विस्तृत श्रृंखला होती है उसे बहुवर्णीय प्रकाश यानी पॉलीक्रोमैटिक कहा जाता है। जिस प्रकाश में एक तरंगदैर्घ्य होता है उसे एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमैटिक प्रकाश कहा जाता है। यानी श्वेत प्रकाश की कोई पूछे क्या है तो आप आराम से बता सकते हैं कि पॉलीक्रोमैटिक है, और जैसे लाल या पीला का पूछ दे तो उसको मोनोक्रोमैटिक बोल दीजिएगा। लेजर एक मोनोक्रोमैटिक प्रकाश होता है। मोनोक्रोमैटिक का उपयोग पॉलीक्रोमैटिक प्रकाश को अलग करने के लिए भी किया जाता है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश से गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुन लीजिए, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कांची के अनुसार, ये व्यक्ति थे वैज्ञानिक, कांची के अनुसार किसी पदार्थ का अपवर्तक सूचकांक म्यू उस पर गिरने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से निम्न रूप में संबंधित होते हैं। आइए क्या क्या संबंध है उसको देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। प्रिज्म का कोण एंगल, प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति और प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इन सभी पर निर्भर करती है। दर्पण सूत्र आप ध्यान रखिएगा, ये है आपका लेंस सूत्र, ये है 1/v - 1/u बराबर 1/f। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के निम्नलिखित विकल्प सही है। जैसे पहला कह रहा है कि आपतन कोण आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है, और विचलन कोण जो होती है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ये भी सही बात है, और मैं जब थ्योरी क्वेश्चन कर रहा था उस समय पिक्चर बना के भी आपको बताया था। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग और दिशा बदल जाती है। वेग और दिशा बदलती है अर्थात प्रकाश की किरण अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सघन से विरल में आया तो दूर भाग गया, विरल से सघन में आया तो इधर आ गया अभिलंब के पास। लास्ट क्वेश्चन इसे समझ लीजिए। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष के लिए आवश्यक परिघटना कैसे? वहाँ अपवर्तन हो रहा होता है, वर्ण विक्षेपण हो रहा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयोजन है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित कारक होना आवश्यक है। पहला, वर्षा के तुरंत बाद होती है। वर्षा की बूंदें आकाश में लटकी हुई हो, मतलब वर्षा की बूंदें आकाश में होनी चाहिए, में ही छोटी छोटी। इन जल बूंदों पर सूर्य की तिरछी प्रकाश की किरणें पड़नी चाहिए, सीधी नहीं हो तो तीन प्रकाशिक घटनाओं के कारण 7 रंगों में पट्टियाँ में टूटती है। इसे इंद्रधनुष के नाम से हम लोग जानते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग तथा सबसे नीचे बैगनी रंग होती है। इसमें मध्य में हरा रंग होता है। तो आपको ये माइंड में मुख्य बातें रखनी है। यहाँ पे दोस्त बात करूँ तो ये जो चैप्टर है इसको मैंने अच्छे से आपके सामने कंप्लीट कर दिया। जो लोग भी मैथ्स का तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स का करने वाले स्टूडेंट, उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है। मैथ का भी सेशन चल रहा है। इसमें इस किताब को हम पूरा एकदम 2200 वाला ये जो किताब है इसको पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। इसमें भी 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि संख्या पति अब कंप्लीट होने को ही है। तो कैसा लग रहा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जैसे ही वीडियो नेक्स्ट अपलोड हो आपको दिख जाए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।